हेलो क्लास, वेलकम टू वेदत्व क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर, जिसका पहला पार्ट मैंने करा दिया था। दूसरे पार्ट में कुछ हिस्से मैंने करा दिए थे। पहला पार्ट में आपने क्या किया था? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राष्ट्रवाद का कैसे यूरोप में उदय हो रहा है, फिर राष्ट्रवाद कैसे पनप रहा है यूरोप की धरती पे। और इसी दूसरे पार्ट का तीसरा पार्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो अब तक मैंने नहीं कराया है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद ये जो नई रूढ़िवादिता की तरफ फ्रांस अपने आप को जोड़ रहा है या फिर पीछे खिसक रहा है, इस चीज़ को हम देखेंगे। और ये क्यों आ रहा है, नेपोलियन का जो डिफ़ीट होगी उसके बाद क्या स्पेस खुलेगा। फिर अगले ही इस पार्ट में मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको जोसेफ मैज़नी से, है ना। उसका भी जो भी अहम रोल रहेगा उसको हम लोग देखा जाएगा आगे इस चैप्टर में। आइए हम शुरू करते हैं, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो कंजर्वेटिव शब्द से आप क्या समझते हैं? मेन चीज़ ये है, कंजर्वेटिज्म मतलब क्या कह रहा है? ए पॉलिटिकल फिलॉसफी स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। ग्रेजुअल डेवलपमेंट और क्विक डेवलपमेंट। जो मॉडर्न विचारधारा का रहेगा वो क्विक वाले पे चलेगा, है ना, कि जल्दी से चेंज हो। हाईवे बन रहे हैं, स्टेशंस बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ गई, ठीक ना, पर अभी हम लोग बैठे नहीं हैं, अभी आनी बाकी है। फिर भी प्रोग्रेस किया हमने, वंदे भारत देखा। तो ये जो स्पीडी काम हो रहा है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, तो ये क्विक डेवलपमेंट की तरफ। अब कंजर्वेटिज्म क्या है? नहीं, क्या ज़रूरत है, पुरानी ट्रेन भी तो चली रही है ना, उसी से चल लेंगे। तो ये कंजर्वेटिव विचारधारा हो गया। अब मतलब वंदे भारत से चलना है, और फिर नहीं, उससे भी स्पीड वाली ट्रेन आई इंडिया में, है ना। तो ये अगर उसी स्पीड से उस चीज़ को लाया जा रहा, किया जा रहा है, तो वो क्विक हो गया, मॉडर्न डेवलपमेंट हो गया। फिर देखते हैं, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। भाई फ़ायदा इसमें किसी का फ़ायदा होने वाला है, तब ये सारी चीज़ें चलेंगी। कह रहा है कि फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का डिफीट हो रहा है, यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म यूरोपियन गवर्नमेंट्स, यानी नेपोलियन हट रहा है तो आ कौन रहा है? यानी कि फिर से मोनार्की, जिस मोनार्की को हटा दिया गया था वो मोनार्की फिर आएगी, ठीक ना। वही तो चाहेगी कि आप लोग ज़्यादा मतलब कि क्रांतिकारी विचारधाराओं से न जुड़ें, जो उस समय यूरोप में चल रही है, जैसे डेमोक्रेसी, है ना, लिबरल नेशनलिज्म। ये सारी चीज़ों से क्या होगा, तो उससे मोनार्की खतरे में आ गई थी। पिछली बार देखें हम लोग, जब भी क्रांति हुई तो मोनार्की खतरे में आ गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने मोनार्की को उठा उखाड़ के फेंक दिया। पर अब फिर मोनार्की को जगह मिल जाएगी जब नेपोलियन को वो डिफीट कर लेंगे सारे मिलके, मोनार्क वाली ताकतें, ठीक है ना। तो फिर उसके आगे हम देखते हैं, कह रहा है कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल्स, क्या कह रहा है? Conservatives believe the established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. कंजर्वेटिव सोच रहे हैं कि चर्च, यानी कि देखो सबसे पहली चीज़ मोनार्की को भी बचाने की सोचना, चर्च, है ना, यानी कि ये दोनों, चर्च भी तो शोषण करने वाला उस समय, फिर मोनार्की भी शोषण करने वाली लोगों की उस समय, जिसके खिलाफ क्रांतियाँ हुई और हम आगे बढ़ रहे थे लिबरेट करने को। फिर सोशल हायरार्कीज मतलब वही फ्यूडल सिस्टम। फिर प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, ये कह रही हैं ये सारी जो विचारधारा है इनको बचा के रखना चाहिए। पर उसमें अभी कुछ और भी लोग आएंगे जो नेपोलियन के किए गए कामों में से जो अच्छे काम रहेंगे उसके साथ बढ़ने के लिए आगे काम करेंगे, या ऐसी विचारधारा रखेंगे, ऐसी सोच रखेंगे। दे विल कैरी दोज थॉट्स। Like the monarchy and the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not propose to return the society of pre-revolutionary days, है ना। रिवॉल्यूशन के पहले वाले दिनों के पास नहीं पहुंचने को कह रहा है। कौन नहीं पहुंचने को कह रहे हैं? कुछ लोग ऐसे ही सोच के हैं।
क्योंकि रिवॉल्यूशन, क्रांति से पहले वाले दिन तो बुरे थे, तभी तो क्रांति आई। क्रांति किस लिए आई? बदलाव के लिए आई। तो फिर बिना बदलाव वाले दिन में क्यों वापस जाना चाहें? रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जो चेंज इनिशिएट किए उससे वो रिवोल्यूशनराइज हुए हैं, मतलब उनसे उनकी विचारधारा प्रभावित हुई है। देयर थॉट्स हैव बीन प्रोवोक्ड बाय दोज चेंजेस मेड बाय नेपोलियन। यानी कि नेपोलियन सब कुछ बुरा नहीं किया होगा, है ना। हो सकता है वो मतलब कि वार किया हो, एनेक्स किया हो, टेरिटरी अपनी बढ़ाया हो और कुछ ऑटोक्रेटिक बिहेवियर रहा होगा उसका, बट एवरीथिंग वाज नॉट बैड विथ हिज डिसीजंस। In fact, strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. अब इससे क्या होगा, जो मॉडर्नाइजेशन की चीज़ें हैं, सपोज मोनार्की वापस आ जाती है, कंजर्वेटिव्स आ गए, मोनार्की वापस आ जाती है, मोनार्की वापस आ गई, पर ये जो मॉडर्नाइजेशन थोड़ा बहुत आया हुआ उसको वो एसिमिलेट कर ले अपने साथ तो अच्छी हो जाएगी। जैसे इंग्लैंड में भी मोनार्क हैं, ठीक ना, पर उस मोनार्क के साथ उन्होंने वो डेमोक्रेसी को साथ में लेके चल रहे हैं, अच्छा है ना। कोई भी मतलब अब वही मोनार्क ऑटोक्रेटिक पावर को होल्ड करता, उसको पूरी नेशन को रेगुलेट करने लगता अपने पावर से, या फिर अपने देश को चलाने की अपनी इच्छा रखता अपनी तानाशाही रवैये से, तो वो चीज़ बुरा होता। बट द मोनार्क हैज़ नॉन इंटरफेरेंस इन दोज मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड एनीथिंग, सो इट्स गोइंग ऑन कूल। इंग्लैंड में अच्छा चल रहा है सब कुछ। ऐसे भी और भी देश हैं जहाँ मोनार्की भी है और डेमोक्रेसी भी है, मतलब पार्लियामेंट सिस्टम भी है। फिर इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल्स लाइक द मोनार्की, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक, अ मॉडर्न आर्मी एंड इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। यानी कि सेम चीज़ जो अभी मैंने बताया कि सपोज मोनार्की है, राजा है, सपोज पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं है, बट उसके साथ जो मॉडर्नाइजेशन के फीचर्स हैं, जैसे इफ़िशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो, डायनेमिक इकोनॉमी हो, इकोनॉमिक एक्सपेंड करेगी, यानी कि इकोनॉमिक एक्सपेंड करेगी तो लोगों के पास पैसे पहुँचेंगे समहाउ। सपोज इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई तो केवल राजा का परिवार तो उसमें काम करने जाएगा नहीं, उसमें लेबर जाएगा, यानी कि उसको प्रॉपर काम मिलने लगेगा, उसको काम मिलने लगेगा तो उसके पास पैसे आने लगेंगे, तो उसके जब पैसे आएंगे उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो सोसाइटी में ऑटोमेटिक प्रोग्रेस आएगा, क्योंकि उसे मकान चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। फिर जब पैसे कमाएगी गवर्नमेंट वहाँ बनाएगी, उससे भी कमाएगी और उनको सुविधा भी मिलेगी, इकोनॉमी और ग्रो करेगी। In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Persia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, किसको डिफीट किया है? नेपोलियन को। met at Vienna to draw up a settlement for Europe। अब वियना पे मिलेंगे, है ना, इसको वियना कांग्रेस के नाम बोलते हैं। ये ट्रीटी होगी, क्योंकि भाई अब हारे हो तो युद्ध का हर जाना तुम्हें देना पड़ेगा। अब ये लोग जीते हुए हैं तो कुछ न कुछ अब आप पे प्रतिबंध लगाएंगे, आपसे कुछ डिमांड करेंगे। तो कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक द्वारा क्या हुआ है, वो जो कांग्रेस है किसकी है? कांग्रेस ब्रिटेन, रसिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया की, उसको हेड कर रहा है ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं ड्यूक मेटरनिक। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसको हेड कौन किया, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। ये ट्रीटी ऑफ वियना 1815 कब हुई है? 1815 ट्रीटी ऑफ वियना किसके बीच हुई? नेपोलियन को हराया गया है 1815 में, तो रिसीविंग एंड पे कौन है? नेपोलियन है भाई, उनको सब कुछ भुगतान करना पड़ेगा जो हारे हुए लोग हैं उसके साथ। और ये जो जीती हुई पार्टी है कौन? जैसे रसिया है, ब्रिटेन है ना, तो इन सब ये लोग अभी आगे हम देखेंगे कैसे ये उस जो ट्रीटी ऑफ वियना से वो कैसे फ्रांस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे या नेपोलियन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार, द बोर्बन डायनेस्टी। बोर्बन डायनेस्टी पीछे हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, है ना, फ्रांस के जो मोनार्क हैं उसी डायनेस्टी से हैं, which had been deposed during the French Revolution was restored to power।
द फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस, अब नेपोलियन फ्रांस का था, उसने तो अपने साम्राज्य बढ़ाया, कुछ इटली का ले लिया, कुछ ऑस्ट्रिया का, कुछ जर्मिया, पोलैंड, पूरा पूरा आगे बढ़ गया, वो अपना साम्राज्य बढ़ा लिया उसने, है ना। पर अब हार गया है, तो फ्रांस ऐसा नहीं है कि फ्रांस उसको भी लिए रहेगा सारी टेरिटरी दूसरे देशों की, उसको अब उसको सरेंडर करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी। पर हाँ, मोनार्की रिस्टोर हो गई फ्रांस में, वो जो बुर्बन डायनेस्टी फिर से आ गई। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए अब अलग अलग जो भी स्टेट वो कब्जा किया रहेगा उसको सबको वापस किया जाएगा। अब किसको कौन सा स्टेट कहाँ मिलेगा उसको हम देखते हैं। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, यानी कि एक चेक, है ना, जिसे क्या है, बफर स्टेट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे चाइना और इंडिया में नेपाल क्या है, एक तरह से बफर स्टेट है, ठीक ना। अगर उसे इस तरह से एग्रेशन करना है तो पहले उसको नेपाल में एंट्री मारेगा, फिर ना हमारे यहाँ आएगा। अगर इसी तरह बफर बाउंड्री बीच में किसी भी देश की रहती है, वो थोड़ा सा सेफ जोन होती है। उसी चीज़ को ये वियना कांग्रेस क्रिएट करने जा रही है। Thus, the kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, and Genova was added to Piedmont. Genova, इटली, आप अगर वर्ल्ड मैप आपको ध्यान में होगा तो इटली के मैप पे सीधे जाइए और ऊपर साइड जाइए। ऊपर साइड होते हुए जब आप वेस्ट साइड जाएंगे तो वहाँ पे पिडमॉन्ट मीन्स सर्डानिया ऑफ पिडमॉन्ट कहिए या पिडमॉन्ट ऑफ सर्डेनिया, उसको गूगल पे सर्च करिएगा, वो मैप आपको दिखेगा। आज वो सर्डानिया बट चुका है, 3 स्टेट्स में या 4 स्टेट्स में वो बट चुका है टुडे। हाँ, इटली, फ्रांस, मोनाको, है ना। आज इटली को आप जानते हैं, फ्रांस को भी जानते हैं, मोनाको जानते हैं, तीनों देश में वो एरिया बढ़ चुका है। और उसी पिडमॉन्ट के नीचे ये स्टेट था जिनोवा का, ये जो स्टेट था जिनोवा का, ये उसी के नीचे था इन द साउथ। फिर पर्सिया वाज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। पश्चिमी, है ना, छोर पे, पश्चिमी बाउंड्री पे पर्शिया को दिया गया एक स्टेट। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, कितने स्टेट्स का, जो 39 स्टेट्स का कौन बनाया है, नेपोलियन बनाया है। यानी कि जर्मनी की यूनिफिकेशन के या फिर जर्मनी को बनने का जो न्यू है नेपोलियन ने भी डाला, है ना। क्या बनाया उसने, बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। ये जो जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स का, इसको नहीं छुआ गया। फिर पूरब में रशिया को क्या मिला, इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड पोलैंड दिया गया, रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड पर्सिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, ठीक ना। तो ये सैक्सोनी का दिया गया पर्सिया को, और रशिया को पोलैंड। आज पोलैंड कोई अलग देश होगा, यानी कि जब यूएसएसआर का विखंडन होगा तो बहुत सारे देश रशिया से यूएसएसआर से निकलेंगे, तब अब रशिया अकेले रह जाएगा और सारे देश अलग अलग कोल्ड वार के बाद आ चुके हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। कैसी है, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब तानाशाही, है ना, तानाशाही या निरंकुश, मतलब ऐसा शासक जिसपे कोई अंकुश नहीं है, वो निरंकुश है ना, मतलब उसे कोई रोकने वाला नहीं है, वो जो मन करेगा वो करेगा, इसी को कहते हैं ऑटोक्रेटिक। मतलब कि ऑटोक्रेटिक का लिख लीजिए डिफिनेशन, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, a system of government of a country in which one person has a complete power। एक ही इंसान के पास पूरी शक्ति है, देश की पूरी शक्ति उसमें, उसके हाथों में निहित है। पूर्ण शक्ति वाला शासक, है ना, ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों की राय या इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखता। ये हिंदी में हो गया। इसको हम समझने के लिए आपको बस बताए हैं, उसको निरंकुश कह सकते हैं, एक तंत्री कह सकते हैं। एक तंत्री मतलब
एक ही लोगों का तंत्र चल रहा है, राज चल रहा है, शासक चल रहा है, देश चल रहा है, वो हो गया ऑटोक्रेटिक। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। कोई बोल दे, क्रिटिसाइज कर दे पुतिन को, दूसरे दिन गायब हो जाएगा। कोई क्रिटिसाइज कर दे जी जिनपिंग को, दूसरे दिन उसका मीडिया में नाम ही नहीं आएगा, कहाँ चला जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो जैसे चाइना में लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या करती है गवर्नमेंट, तुरंत एकदम पूरा रास्ता दिखा देगी, है ना, हेवन का, कहेगी स्वर्ग जाओगे, यहाँ कहाँ नर्क में आ गए हो। तो कंजर्वेटिव रीजन हो गया, दे डिड नॉट, अब क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं ऑटोक्रेटिक हो गया हूँ, है ना, एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और ऐसे लोगों का पर कतर देना, ठीक ना, जो उस राजा के खिलाफ, उस शासन के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाएं। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल एंड was said in newspapers, books, plays, songs reflected the ideas of liberty and freedom। तो बात हो रही थी सेंसरशिप की, सेंसरशिप लगा देगा। जैसे सेंसरशिप का मतलब आप समझते ही होंगे, जैसे फिल्म हमारे यहाँ जैसे सेंसरशिप बोर्ड है तो वो चेक करेगा कि कौन सी मूवी रिलीज़ हो सकती है, हमारी सोसाइटी के लिए सही है, ठीक है ना। कोई ऐसी मूवी ना रिलीज़ कर दिया जिससे दंगा भड़क जाए, दो कम्युनिटी में डिफरेंसेस पैदा हो जाएं, लड़ाई हो जाए, ताकि इंटीग्रिटी और एक अच्छा मैसेज जाए सोसाइटी में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ सेंसर बोर्ड ये सब चीज़ें चेक करता है, तो उसी हिसाब से वो ग्रेड देता है मूवीज़ को और सारी चीज़ों को, जिसको भी देना होता होगा। उसी तरह ये जो सेंसरशिप है वो प्रेस पे सेंसरशिप। क्यों सेंसरशिप? क्योंकि वहाँ पे किसी भगत सिंह का लेख कहीं पेपर में न छप जाए और क्रांति न भड़क जाए, ठीक है ना। तो इसलिए सेंसरशिप, ताकि जो राजा है तानाशाह, उसका राज चलता रहे, कोई पुतिन के खिलाफ न बोले, कोई जिनपिंग के खिलाफ न बोले, है ना। तो ऐसी चीज़ें। फिर द रिवॉल्यूशनरीज, अब हम देखते हैं 2.4 पार्ट। अब रिवॉल्यूशनरी, अब यहाँ पे एक नया हीरो आएगा, जूसेफ मैज़नी, है ना। जूसेफ मैज़नी आएगा। कहाँ पैदा हुआ है? जिनोवा में पैदा हुआ है 1807। जिनोवा कहाँ है? इटली, है ना। इसको नोट कर लो तुम लोग। बॉर्न हुआ है जिनोवा में 1807 में। अब ये मेंबर बनेगा। मेंबर किस चीज़ का रहेगा? मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी रहेगा। एक अलग अलग पॉइंट में इसे आप लिख सकते हो। और 24 की उम्र में उसे देश निकाला दे दिया जाएगा, सेंट टू एग्जाइल इन 1831 फॉर, क्योंकि उसने क्रांति भड़काने की को प्रयास किया लिगुरिया में। फिर फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। मैज़नी क्या करेगा? 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाएगा। फर्स्ट इन मार्से, सदर्न फ्रांस में, ठीक ना। दूसरा मार्से में जो बनाएगा उसका नाम रहेगा यंग इटली। फिर एक और सोसाइटी बनाएगा यंग यूरोप इन बर्न में बनाएगा। और बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। मार्से कहाँ है? साउथ फ्रांस में है। यानी कि वो एग्जाइल में रह के दूसरे देशों में अपनी जो सीक्रेट सोसाइटी है, जो अंडरग्राउंड रूप से काम करे, उसको बनाएगा। चलते हैं फिर देखते हैं इसको। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैं, इस पार्ट में आप क्या जानोगे। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए कि अब तो फिर से वही मोनार्की आ गई है, तानाशाही वाली सरकार आ गई है, तो दिक्कत होगी। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। यानी कि सीक्रेट सोसाइटीज़, है ना, जैसे हमारे यहाँ आज़ादी के समय सीक्रेट सोसाइटीज़ बनती थी ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकें, एक नई क्रांति ला सकें समाज में, ताकि एक निरंकुश शासक को उठा के उखाड़ के फेंका जा सके। टू बी रिवॉल्यूशनरी। फिर एट दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज
मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन इस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस। कब हुआ है इस्टेब्लिश? वियना कांग्रेस, ये वियना कांग्रेस, ठीक ना। And to fight for liberty and freedom, most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom. One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. One such individual कैसे हैं, कौन है? Was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genova in 1807. अभी हमने इंट्रोड्यूस कराया ही था जोसेफ माजनी को कि इसमें इंट्रोड्यूस होगा एक नए यूरोप के एक चर्चित चेहरे का। बॉर्न इन जिनोवा इन 1807, ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी। कौन सी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है? कार्बोनारी का। एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगोरिया। लिगोरिया में एक रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट करेगा माजनी, फिर उसको सज़ा होगी, तड़ीपार कर दिया जाएगा। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, 2 नई अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाएगा। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे यंग इटली बनाएगा मर्से में, जो साउथ फ्रांस में है, ठीक ना। यंग यूरोप बनाएगा बर्न में, ठीक ना। स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न, ये तो आप जानते ही होंगे। फिर क्या है? यंग मेन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। फिर बाद हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड मतलब एक सेम तरह की विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं। कौन है? कहाँ? पोलैंड का, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट। माजनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, है ना। कितनी सुंदर विचारधारा है। माजनी क्या कहता है कि उसको बिलीव है कि जब गॉड ने देशों को बनाया, नेशंस को बनाया है टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि ऐसा समाज, सभ्य समाज, है ना। मैनकाइंड की बात हो, दया भावना की बात है, शोषण ना हो लोगों का। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स ऑफ किंगडम, है ना। जब भगवान ने ऐसा सोच रखा है, ठीक ना, तो इटली क्यों ऐसा उसमें पीछे रहेगा? क्यों वो पैच वर्क रहे किंगडम का? क्यों ना वो कि नेशन स्टेट की तरह बने? इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, है ना। जैसे हमारे सारे स्टेट्स मिलके हम एक देश हैं, या मैं एक देश हूँ और हम सारे पार्ट्स हैं, सारे राज्य, यूनियन टेरिटरीज। जैसे अमेरिका है ना, सारे स्टेट्स उसके मिल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। तो इटली को भी उसी ब्रॉडर इमेज में मैजनी देख रहा है ना। ये नहीं कि नॉर्दर्न, अब जैसे नॉर्दर्न इटली तो ऑस्ट्रिया को मिल ही गया है, पर अब वो क्या सोच रहा है कि जो मेरी इटली है वो उसका मतलब वो कैसी होनी चाहिए, उसमें सब लोग एक हों, सारे स्टेट्स मिल के एक देश बनाएं, एक राष्ट्र का निर्माण हो, उस चीज़ के बारे में माजनी सोच रहा है। It had forged into a single infant republic within a wider alliance of nations. The unification alone could be the basis of Italian liberty. अब जब इटली का यूनिफिकेशन होगा तो वो क्या होगा? सोल रीजन, है ना। इटली की लिबर्टी का वो सोल रीजन बनेगा। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन, अब मैजनी का मॉडल देख के कहाँ कहाँ सीक्रेट सोसाइटीज़ फिर बन रही हैं? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड। मैजनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, है ना, रिलेंटलेस, अथके, बिना थके हुए वो विरोध करता था। किसका? मोनार्की का, है ना। मोनार्की का विरोध कर रहा है। फिर आगे क्या कहता है देखते हैं। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। भाई नई विचारधारा आ रही है तो मोनार्की तो फिर खतरे में पड़ेगी, जो खतरे में पड़ चुकी थी, है ना, उठा के फेंक दिया गया। वो तो नेपोलियन ने मौका दे दिया फिर से वापस आने का इन लोग को। तो
मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जो ड्यूक है ऑस्ट्रिया का, जो कांग्रेस को लीड कर रहा है, वो क्या कहता है इसको? ये क्वेश्चन जैसे कि सिंगल उसमें पूछ दिया आपसे तो पूछा जा सकता है इसको, जैसे कि ये है ना, मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, है ना। किसको? मैं अब क्वेश्चन पूछ दिया कि हु डिस्क्राइब्ड मैजनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर? मेटरनिक, ड्यूक ऑफ मेटरनिक। फिर अगर ये पूछ दिया व्हाट मेटरनिक, है ना, हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट मैजनी, तो क्या लिखेंगे? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। अगले पार्ट में इस चीज़ को हम करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल as much as you like. Thanks for watching.